अच्छा जी। तो मैंने क्या किया जी, डिव ऐड कर दिया कौन सा वाला, कार्ड बॉडी का। और मैं बताने लगा था आपको कि मैंने क्यों ऐड किया। मैंने एक्चुअली स्पेसिंग ऐड करनी है, इनर स्पेसिंग ऐड करनी है। और मैंने बहुत सारी चीजें इसको रैप कर दी हैं, सारी तमाम एलिमेंट्स जितने भी आ रहे थे। आइकन आ रहा था मेरा H3 का, टैग आ रहा था HTML का जो मैंने यूज किया। और उसके बाद पैराग्राफ का टैग आ रहा था। जितना भी यानी कि कंटेंट है वो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया इस कार्ड के अंदर। एक और डिव बनाई कार्ड बॉडी के नाम से, और मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, मैं CSS ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और मैंने इसके अंदर चूंकि स्पेसिंग ऐड करनी है कार्ड बॉडी के अंदर, तो मैंने इसी स्ट्रक्चर को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डॉट के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। और मेरा क्लास का नाम क्या है, कार्ड बॉडी के नाम से। और ये तीनों डिव्स के अंदर ऐड हो गई है। तीनों डिव्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया। और मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने जाके पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। पैरेंथेसिस के अंदर ही आपने जो है वो जो भी इसका CSS की प्रॉपर्टीज जो भी हैं आपने उसके अंदर ऐड करनी है। और आपने क्या करना है जी, इसके बाद मैंने क्या करना है, पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग क्या करता है, हमारा इनर स्पेसिंग जो है, जो हमारी बॉक्स की इनर स्पेसिंग है, यानी कि ये जो बॉक्स सारा हमारा कार्ड क्रिएट हुआ हुआ है, इसकी जो इनर स्पेसिंग है वो हैंडल होगी किस तरह से, पैडिंग की प्रॉपर्टी के जरिए। ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टॉप बॉटम से मैं कर देता हूँ 1 REM। और इसी तरह से लेफ्ट और राइट से मैं कर देता हूँ, यानी कि फर्स्ट वन वैल्यू जो है वो हमारी रिप्रेजेंट हो रही है वाई एक्सिस को, और जो सेकंड वैल्यू मेरी रिप्रेजेंट हो रही है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट हो रही है। और 2 REM का मतलब है इक्विलेंट टू 32 पिक्सल के है, और जो 1 REM है इक्विलेंट टू 16 पिक्सल के टॉप और बॉटम से। इसी तरह से अगर मैं इसको एक्सप्लेनेसिव स्टाइल में बताऊं आप लोगों को, तो इसकी जो अगर मैं चारों वैल्यूज लिख देता हूँ, तो अब ये एलेबरेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया कौन कौन सी पैडिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं। टॉप से वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर हम चलें तो टॉप से वो 16 पिक्सल ड्रॉ कर रहा है, 1 REM इक्विलेंट टू 16 पिक्सल। और इसके बाद राइट से वो ड्रॉ कर रहा है, ऐड कर देगा इनर स्पेसिंग 2 REM की, यानी कि 32 पिक्सल की। इसी तरह से बॉटम से 1 REM स्पेस के साइन के साथ 1 REM का मतलब ये है कि वो बॉटम से 16 पिक्सल की एक स्पेसिंग जनरेट कर देगा। इसी तरह से जो लास्ट में लेफ्ट साइड से वो स्पेसिंग जनरेट कर देगा 32 पिक्सल। इसी तरह से अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी को आपको लिखना सिखाया, आप क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो अलग अलग। इसी तरह से बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को अलग अलग लिखना मैंने आपको सिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी, इसके सिंटेक्स को भी हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसे अलग अलग इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो। जैसे पैडिंग टॉप से मैं लिखता हूँ 1 REM। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पैडिंग राइट आप क्या कर देते हो, आप कह देते हो यार 2 REM इक्विवेलेंट टू 32 पिक्सल, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे बेस यूनिट के साथ। और बेस यूनिट हमने दिया हुआ है बॉडी के, जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया फॉन्ट साइज, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 16 पिक्सल के साथ। इसी तरह से ये क्या है जी, पैडिंग बॉटम, वो क्या कर रही है जी, 1 REM। इसके बाद जो है पैडिंग लेफ्ट, वो कर दे जी 2 REM। तो दोनों तरीकों से, यानी कि एक तो वो लिखने का तरीका मैंने आपको पहले वाला बताया, जो कि हम वन लाइन में तमाम प्रॉपर्टीज हैंडल कर रहे हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में हम हैंडल कर रहे हैं। ये क्या है, इसको डिटेल में वो लिख के बता रहा है। वो आपको दोनों तरीकों से, यानी कि इस चीज में हमें समझ आ रही है कि हम अभी के लिए समझने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए कि क्या चीज किस तरह से उसका फ्रंट एंड पे क्या डिस्प्ले होता है, तो हम इन चीजों को वन बाय वन लिख के प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं उसका आउटपुट कैसा होगा, वो रिजल्ट उसका किस तरह नजर आएगा हमारे ब्राउजर के अंदर। इस तरह से हम उसे अलग अलग से लिख भी सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हो कि यार ये चीज मैं अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट में लिख के बता देता हूँ, वापस हम ये ऐसे कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे सेव करते हैं। मैं जैसे मैंने आपको बताया, आपने जो भी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, आपने इस फाइल को आपने सेव करना है। अगर आपने ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ, इसके अलावा आप ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन कर सकते हो VS कोड के अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी के लिए इसको सेव किया फाइल को। जैसे मैंने सेव करूंगा, और मैंने क्या किया, कार्ड बॉडी मैंने यहाँ HTML स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दी। दो काम किए मैंने, एक मैंने CSS ऐड की, और उसके अंदर मैंने कुछ एक CSS प्रॉपर्टी ऐड कर दी
इनर स्पेसिंग जनरेट करने के लिए, और मैंने HTML स्ट्रक्चर को भी अपडेट कर दिया। किस HTML स्ट्रक्चर को? जिसमें मैं आप लोगों को एक तो लिखना बता रहा था, HTML का जो हेडिंग का टैग है, H3 का जो टैग है उसका लिखने का मैंने आपको तरीकाकार बताया, और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरी है गूगल पेज स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपका जो पेज रैंकिंग में वो चीजें किस तरह से हेल्प आउट करती हैं। अच्छा जी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके सही, वी आर बैक। तो ये क्या हुआ हमें, दो चीजें मैं बता रहा था आपको। एक, जो हमने स्ट्रक्चर को अपडेट किया अपने, उसके अंदर हमने एक डॉट डिव ऐड किया, और H3 का हमने इस्तेमाल, लिखने का तरीकाकार, सिंटैक्स, हमने उसका स्ट्रक्चर समझा, प्लस हमने उसका जो गूगल पेज स्पीड की तरफ से रिकमेंडेशन, सिमेटिक कोडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम चीजें हमने देखी। वेब पेज डेवलप करते वक्त हमने किन किन चीजों को हमने मद्देनजर रखना है, देखना है, ख्याल रखना है, और क्या क्या रिकमेंडेशन होती हैं कि अगर हम कोई सेक्शन बना रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो हमने अगर H2 का मेन टाइटल हमने यूज कर लिया, तो उसके बाद हमने फर्दर डिजाइन के डिजाइन को हमने जहन में रखते हुए, जो डिजाइनर ने डिजाइन क्रिएट किया है उसको देखते हुए, जैसे कि मैंने इस वेबसाइट के अंदर आपको एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया कि उसने क्या किया हुआ, डिजाइनर ने क्या किया हुआ, एक मेन हेडिंग रखी हुई है और उसके बाद उसने सब हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है। तो मैंने एज अ डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डेवलपर, मैंने ये डिसीजन लेना है कि मैंने इस स्ट्रक्चर को HTML के अंदर सिंटेक्स में कैसे लिखना है, राइट डाउन कैसे करना है, कि जो पहला जो टाइटल है मैंने उसको H2 में रखना है सेक्शन का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइटल आ रहे हैं, जितने भी टाइटल आ रहे हैं, उसको मैंने जो नेक्स्ट टाइटल मेन एक जो साइज के आ रहे हैं, सेम सिमिलर साइज के आ रहे हैं, वो मैंने H2 के बाद H3 का मैंने अंदर उसके अंदर रखना। और इसी तरह से अगर उससे कोई स्मॉल साइज का डिजाइनर ने कोई यूज किया हुआ, यूटिलाइज किया हुआ टाइटल यूज किया हुआ है, तो उसका बेहतर तरीकेकार ये कोडिंग करने का, उसका बेहतर तरीकाकार लिखने का ये है कि आप उसको एक और टैग H3 के बाद H4 का जो लेवल है वो आप इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो अपने वेब पेज को बनाते वक्त, क्रिएट करते वक्त, उसको बिल्ड करते वक्त, उसकी कोडिंग करते वक्त, उसका सिंटेक्स लिखते वक्त, उसका बेहतर तरीकेकार ये। अच्छा जी, ये चीज मैंने लिखने के बाद तीन चीजें मैंने आपको बता दी। कार्ड बॉडी के बाद मैंने उसका इनर स्पेसिंग ऐड कर दी कार्ड बॉडी की, और इनर स्पेसिंग के लिए मैंने आपको पैडिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, ब्राउजर में आते हैं, दोनों चीजें सेव हैं, HTML स्ट्रक्चर भी अपडेट हो गया है, CSS भी अपडेट हो गई है। अब मैं रीलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, उसकी इनर स्पेसिंग ऐड कर दी उसने। जो आउटर स्पेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर टॉप से मैंने ये मार्जिन देके दिखाया था आपको, उसने क्या किया था, आउटर स्पेसिंग ऐड। और यहाँ पे क्या किया, जो मैंने पैडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, उसका मैंने क्या आपको यूज बताया, उसने क्या किया, इनर स्पेसिंग ऐड की। यहाँ पे उसने इनर स्पेसिंग ऐड, और ये जो नेक्स्ट चीज जो ये जो मैंने बनाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया, उसमें मैंने जो बुनियादी चीजें इस्तेमाल की हैं आज CSS के अंदर, वो मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिया था, आज मैंने आपको डिस्प्ले ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिया, और डिस्प्ले ग्रिड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 3 कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको किस तरह से हम उसकी CSS की प्रॉपर्टीज के जरिए उसको बना सकते हैं। पहले ये स्टैकिंग हुई भी थी आपके सामने, जब मैंने CSS कुछ भी नहीं लिखी थी, और मैंने जब कस्टम CSS लिखी, और मैंने उसके अंदर डिस्प्ले ग्रिड का स्ट्रक्चर मैंने यूज किया, और मैंने 3 कॉलम्स लिखने के लिए, बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या चीज, कौन सी CSS की प्रॉपर्टी यूज की, मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैंने सेमी कॉलम यूज किया, रिपीट लिखा, और उसके बाद करली ब्रैकेट 3, क्योंकि मुझे 3 कॉलम चाहिए थे, कॉमा यूज किया मैंने, फिर उसकी विड्थ कंट्रोल हो रही है यहाँ पे, और फिर लास्ट में जाके तमाम चीजें वो कंप्लीट हो गई। और फिर मैंने उसके बाद गैप ऐड किया, क्योंकि ये बिल्कुल मर्ज हुए हुए थे, इकट्ठे इकट्ठे आ रहे थे, और मैंने वो प्रॉपर्टी मैंने यूज की ताकि ये स्पेसिंग क्रिएट हो जाए। और ये मैंने कहाँ पे की, पेरेंट कंटेनर में। पेरेंट कंटेनर मेरा कौन सा, जो कार्ड फीचर्स का पेरेंट कंटेनर है, जिसमें ये तीनों कार्ड रैप हुए में। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको वो दिखाता हूँ, तो आपको ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, किसके ऊपर, जो मेन पेरेंट डिव आ रहा है, मेरा पेरेंट डिव कौन सा आ रहा है यहाँ पे,
कार्ड फीचर्स का, ये मैंने क्लास लगाई हुई है CSS की। आप यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर अगर आपको ये टैब नजर ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई और टैब सिलेक्टेड है तो आपने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर को देख पाओगे डेव टूल के अंदर, इसको डेव टूल बोलते हैं। और आप क्या करोगे, कार्ड फीचर्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपको हाईलाइट कर देगा कि इसके अंदर 3 डिव्स आ रही हैं, मेन 3 डिव्स आ रही हैं मजीद। कौन कौन सी डिव्स जो मैंने क्रिएट की हैं अभी आपके सामने, और वो है जी कार्ड, अगेन दूसरा कार्ड एंड थर्ड कार्ड। और उसकी जो CSS प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको राइट साइड पे जो स्टाइल्स का पैनल है यहाँ पे आपको दिख रही होती है, नजर आ रही होती हैं। और वो पैनल में जो जो प्रॉपर्टीज मैंने दी हैं, डिस्प्ले ग्रिड की, इसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की, इसके बाद गैप मैंने ऐड किया, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और फिर मैंने मार्जिन टॉप और बॉटम दिया है, किसको, पेरेंट कंटेनर को मार्जिन टॉप, क्योंकि ये बिल्कुल उसके साथ मर्ज हुआ हुआ था। मैंने आउटर स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए मार्जिन टॉप दिया, 1 REM इक्विवेलेंट टू 16 पिक्सल, जो कि हमारा बेस यूनिट है। और इसी तरह से मैंने बॉटम मार्जिन दिया। बॉटम मार्जिन जैसे ही मैंने दोनों जो बॉटम मार्जिन मैंने ऐड किया 16 पिक्सल का, तो वो जो टेबल आ रहा था, मैंने जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बनाना सिखाया था, वहां से भी उसने उसको स्पेस क्रिएट कर दी। तो वो दोनों जगह से, टॉप से और बॉटम से, उसने स्पेस क्रिएट कर दी। और उसके बाद लेफ्ट और राइट से मैंने स्पेस 0 रख दिया है, कुछ मुझे रिक्वायर नहीं थी। और उसके बाद मैंने इनर स्पेसिंग ऐड करने के लिए कार्ड के अंदर इनर स्पेसिंग, जो मेरा कार्ड बनाया मैंने और जिसके अंदर मेरा H3 का टाइटल आ रहा है और उसके अंदर मेरा एक पैराग्राफ का टैग आ रहा है, इस चीज के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इस डिव के अंदर, जो कि कंटेन कर रही है, किस किस एलिमेंट को कंटेन कर रही है। अगर मैं इसे ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पे एक एरो की होती है, उसे आप क्लिक करोगे तो वो आपको ओपन करके दिखा देगा कि यहाँ पे वो चीज आपको कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके अंदर मेन 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें मैंने एक डिव बनाई है। और वो डिव क्यों बनाई है, मैंने आइकन को, कोड को कंटेन करने के लिए। आइकन का कोड मैंने कहाँ से किया, फॉन्ट ऑसम से जाके मैंने उसको एम्बेड किया, कॉपी किया, उसका कोड स्निपेट वहां से कॉपी किया, जो भी आइकन मुझे रिक्वायर था। डिजाइनर, अगर आप फिग्मा के अंदर काम कर रहे हो, फिग्मा का डिजाइन लिंक आपके पास शेयर है, तो वो क्या करेगा, उसमें आप वहां से जाके, जैसे इस वक्त मैंने आपके सामने SVG का जो आइकन है फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से कॉपी किया है, तो वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो फिग्मा से जाकर। फिग्मा के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे आइकन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उसका आइकन का कोड स्निपेट SVG फॉर्मेट में कॉपी करने दे रहा है। उसी तरह से जिस भी एलिमेंट के ऊपर जहाँ पे डिजाइनर ने डिजाइन किया हुआ होगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये डिजाइनर ने एक डिजाइन किया हुआ है और ये फिग्मा के अंदर है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे उस डिजाइन एलिमेंट पे, तो आपके लेफ्ट राइट साइड पे वो पैनल ओपन कर देगा और उसके अंदर से जाके आप SVG आइकन का कोड स्निपेट कॉपी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया उसको, एंड देन आप उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो आपका जो काम है, जो आपकी वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें जो आपका रोल है वो आपका इंटीग्रेटर का रोल है। आप इंटीग्रेट कर रहे हो, चीजों को बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, डेवलपर हो आप। तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दी, किसकी, आइकन की। SVG फॉर्मेट में मैंने ये आइकन्स की इंटीग्रेशन की। और वो मैंने कैसे की, कोड स्निपेट कॉपी किया और यहाँ लाके जस्ट उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। और फिर यहाँ पे उसको डिस्प्ले करने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट मैंने एक एलिमेंट बनाया, इस डिव को मैंने क्लोज कर दिया। और मैंने जो नेक्स्ट एलिमेंट बनाया वो मैंने H3 का, हेडिंग का जो HTML के अंदर हमारे पास जो लेवल्स होते हैं, H1 2 3 अप टू 6 लेवल्स होते हैं, उसमें से मैंने जो तीसरा लेवल है मैंने उसका इंतखाब किया। और वो मैंने इसलिए किया क्योंकि ऊपर मेरे पास टाइटल HTML टेबल्स का ऑलरेडी आ रहा था इस सेक्शन के अंदर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ मुझे नजर भी आ रहा है। ये मेरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन टेबल का, और मैं यहाँ पे जाके ओपन करके जो ऊपर वाली डिव आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे HTML टेबल्स का ये आपको टाइटल यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ये मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी था, इसलिए मैंने जो नेक्स्ट जो मैंने टाइटल क्रिएट करने के लिए जो मेरी स्ट्रक्चर सिमेटिक कोडिंग को, रूल्स को फॉलो करने के लिए SEO पॉइंट ऑफ व्यू से
जो गूगल पेज स्पीड पे रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्प आउट करेगा, वो मैंने स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए मैंने जो नेक्स्ट टाइटल्स हैं वो मैंने किसके अंदर रख दिए, H3 के लेवल पे मैंने रख दिए। HTML का जो एक फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने उसके अंदर उसको रख दिया, लगा दिया, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैंने प्लेस कर दिया, उसका मैंने सिंटेक्स लिख दिया कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने नेक्स्ट एक और जो टैग मैंने यूज किया वो मैंने पैराग्राफ का टैग यूज किया। पैराग्राफ का टैग मैंने क्यों यूज किया, मैंने इसलिए यूज किया जो उसके अंदर आने वाला जो कंटेंट है मैंने उसको डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए फ्रंट एंड पे ब्राउजर के अंदर वो मैंने दिखाने के लिए उसको पैराग्राफ का टैग किया। और फिर मैंने क्या किया, इन तमाम एलिमेंट्स को मैंने कार्ड बॉडी के अंदर मैंने रख दिया और उसके अंदर मैंने स्पेसिंग ऐड कर दी। स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी पैडिंग की। और मैं अगर इसे आप इस तरीके को इस तरह से भी एक्सपेंड करके भी देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी, ये आपको क्रोम डेव टूल के अंदर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि जब आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो वो आपको वही प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको लिखना बताई हैं अलग अलग ब्रेक डाउन करके भी वो आपको बता देगा कि किस तरह से किस प्रॉपर्टी को किस 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 अंदाज में लिखा जा सकता है, किस किस तरीकों से, किस किन किन मेथड से आप उसे हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो, बना सकते हो, लिख सकते हो। उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है आप उनको लिख के उन वो पैडिंग्स ऐड करके वो डिस्प्ले उसका आप चेक कर सकते हो। यहाँ से भी एक्सपेंड करके आप उन प्रॉपर्टीज की चीजें ऐड करके चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी हम और ऐड कर देते हैं। और वो प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कार्ड के अंदर जाता हूँ मैं। और मैंने कार्ड के अंदर गया, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी ट्रांजिशन की, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करके बताई थी। और मैंने क्या किया, ऑल कर दिया इज इन आउट। इसका मैंने ये इसका सीक्वेंस सेट किया और मैंने यहाँ पे जाके इसका टाइमर सेट कर दिया। ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। मैंने उनको क्या किया हुआ है, तमाम को एक जगह पे इकट्ठा करके मैंने लिख दिया। आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को अलग अलग भी एलेबोरेट भी करके चीजों को देख सकते हो। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल, और इसी तरह से ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे इज इन आउट क्यूबिक बिजियर एसेट्रा एसेट्रा। और फिर और तीसरा जो आपका क्या है, ट्रांजिशन डिले। ठीक है, वो आप मिली सेकेंड्स में, यहाँ पे हम 0.3 सेकेंड्स में हम दे रहे हैं। और उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, मिली सेकेंड्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि 3000 मिली सेकेंड्स में इक्विवेलेंट होता है आपका जो 0.3 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप अलग अलग करके, और आपने वन लाइन में भी आपने उसको राइट डाउन कर सकते हो जिस तरह से मैंने भी आपके सामने लिखा। और हम क्या करते हैं क्विकली, इसका जो एक और चीज है वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्ड टाइमिंग उसका जो हमने ट्रांजिशन ऐड की है उसको हम चेक करने के लिए इसकी एक होवर स्टेट डिफाइन करते हैं। होवर स्टेट डिफाइन करने के लिए मैंने उसी लाइन को कॉपी किया, सेमी कॉलन ऐड किया। मैंने होवर स्टेट पहले भी डिफाइन की है, मैं आज इसको कार्ड के डिव के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ। पहले भी मैं ये डिफाइन करके आप लोगों को बता चुका हूँ, एंकर टैग के लिए होवर स्टेट मैंने डिफाइन करके आपको बताई थी। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोलन लिखा, होवर लिखा, होवर स्टेट डिफाइन करने लगा हूँ। और मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड, उसके बाद मैंने क्या करना है जी, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट की मैंने प्रॉपर्टी यूज करनी है सीएसएस की। और वो मैंने क्या करना है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो मैंने उसको क्या करना है, चेंज कर देना है उसको मैंने तब्दील करना है। उसके अंदर मैं जो चाह रहा हूँ कि उसकी जो पोजिशनिंग है वो डिस्प्ले उसका चेंज कर दे, तो वो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकता हूँ। जो भी मैं प्रॉपर्टी यहाँ दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि उसके होवर के ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांसलेट की, वो उसको कार्ड को ओवरलिफ्ट करके ऊपर से दिखा दे। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने गूगल किया ट्रांसलेट प्रॉपर्टी W3 स्कूल्स। वो मुझे बता रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना मेरी, जैसे मैंने आपको पैडिंग का, मार्जिन का, बॉर्डर रेडियस का बताया, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी CSS की जो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमारी एक्स एक्सिस को हैंडल कर रही होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है हमारी वो वाई एक्सिस को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको वो किया, इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करके वो हमें दिखा रहा है कि उसका रिजल्ट हमें कैसा दिखता है, कैसा नजर आता है।
तो क्या कर रहा है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि अब फर्स्ट वैल्यू जो है, मिसाल के तौर पे मैं इसको क्या करता हूँ 1 0 px और इसी तरह से 5 px, मैंने दो प्रॉपर्टीज सेट की और मैंने सेव कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, जो नॉर्मल स्टेट है, वहां से वो क्या कर रहा है, उसकी ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड की है वो उसको लेके चल रहा है, और होवर स्टेट पे वो क्या कर रहा है, उसे ट्रांसलेट करेगा। होवर स्टेट का मतलब ये, जब एज अ यूजर मैं इसके साथ इंटरेक्ट करूंगा इन कार्ड्स के साथ, जब कस्टमर एंड पे, यूजर एंड पे कस्टमर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस इंटरेक्ट कैसे करेगा, कर्सर ऊपर लेके जाएगा, होवर करेगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर। जब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एंकर टैग के बारे में बताया था, जब हम कर्सर ऊपर उसके होवर करते हैं तो वो क्या करता है, उसको उसका कलर चेंज कर देता है, उसके अंडरलाइन कर देता है, एसेट्रा एसेट्रा, ये तमाम चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। उसकी ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट, ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब वो क्या करेगा, मैंने इस पूरे कार्ड के ऊपर चूंकि मैंने ये एक स्टेट लगाई है, तो मैं इसका रिफ्रेश करके देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने दो प्रॉपर्टीज ऐड की, एक ट्रांजिशन की और एक ट्रांसलेट की। तो अब मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ, आप देखो उस कार्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। जैसे ही होवर कर रहा हूँ, उसने कार्ड की प्रॉपर्टी को उसको एनिमेट करके उसको चेंज कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए चेक करने के लिए 0 कर देता हूँ, और जो सेकंड वैल्यू है इसको मैं 5 की बजाय 10 पिक्सल कर देता हूँ। वो क्या करेगा, उसकी जो होवर की स्टेट है वो उसे चेंज कर देगा। वो आप देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो मैंने फर्स्ट वैल्यू आपको बताई थी, एक्स एक्सिस को हैंडल कर रहा है, और जो सेकंड वैल्यू है वो वाई एक्सिस, वर्टिकल एनिमेशन को वो कंट्रोल कर रहा है, पोजीशनिंग सेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है उसको। तो वन बाय वन जी, बस वाइंड अप कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। तो क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी से। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से जाके उसको इसकी जो प्रॉपर्टी है चेंज करके एक्स एक्सिस में इसको चेंज कर देता हूँ, 20 पिक्सल पे ले जाता हूँ। और मैं क्या करूंगा, अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो अब वो आपका जो आपका एलिमेंट है वो आपको एक्स एक्सिस वाइज एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। तो आप, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक्स एक्सिस की जो प्रॉपर्टी है उसको तो मैं 0 यूनिट पे रहने दूं, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर दूं वाई एक्सिस वाइज, और वो मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ आरईएम्स में और नेगेटिव वैल्यू में। नेगेटिव वैल्यू में करने के लिए मैंने नेगेटिव का साइन ऐड कर दिया, यानी कि एक तो वो कन्वर्ट करेगा और दूसरा वो नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, उसको टॉप में अपलिफ्ट कर देगा। और यहाँ से वो क्या करेगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करेगा बेस यूनिट से। बेस यूनिट से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था 16 हमारा बेस यूनिट है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया और ये आप देखो अपलिफ्ट करेगा, वो तमाम कार्ड्स को आपके एनिमेट ओवर के स्टेट पे वो आपको एनिमेट होते हुए नजर आएंगे कार्ड। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सर अपनी। ये क्वेश्चन है। जी जैन बोलें, जी जैन। सर ये जो बेस यूनिट है, ये 16 पिक्सल जो आपने रखा हुआ है, ये सर जी ये ऑटोमेटिकली आता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट है हाँ 16 पिक्सल, कि हम हमने, इसको अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते जी जैन हमने ना यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे लिख दिया है 16, तो वो इसी के हिसाब से चीजें हमारी सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो भी आप यूनिट यहाँ पे डिफाइन करोगे वो उसके हिसाब से आपको सेट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 24 कर देता हूँ, तो वो आपका मल्टीप्लीकेशन का जो बेस यूनिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 24 पे। यहाँ 16 नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ तमाम वेब पेज के अंदर जो जो भी जहां भी आपने आरईएम्स यूज किए होंगे, आरईएम्स जो मैं आपको बार बार इस्तेमाल करने के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो हैं। जी। जितने भी हमारे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर वो हेल्प आउट करते हैं हमारे वेब पेज लेआउट को क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देंगे, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई फ्रेमवर्क की सीएसएस इंटीग्रेट करोगे तो उसके अंदर ये चीजें आ रही होंगी। क्योंकि हम कस्टम एचटीएमएल लिख रहे हैं इसलिए हम लोगों ने खुद से यहाँ डिफाइन किया। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी डिफाइन होगा। इसी तरह से टेलवेंट सीएसएस यूज कर रहे हो उसके अंदर भी डिफाइन होगा। लेकिन क्योंकि हम कस्टम सीएसएस लिख रहे हैं तो हमने खुद से ये चीज लिखी है। और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे जाके एनिमेट होती हुई वो चीजें नजर आएंगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, और कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है और उसमें फिर मजीद हम इसको आगे लेके चलेंगे।
होपफुली आज का लेक्चर जो है वो काफी चीजें हमने देखी, काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी, बेहतर ही रहा होगा। बाकी अब कल आप लोग कुछ बताइएगा इसके बारे में, जो भी फीडबैक होगा उसका दीजिएगा। प्लस कोई चीजें समझ ना आए वो ग्रुप में पूछ लिया करें, क्वेश्चन कर लिया करें, उससे ये फायदा होता है कि कोई बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता चल जाता है थोड़ा कि कौन किस चीज को किस अंदाज में ले रहा था और किस तरह से उसको समझना चाहिए था, तो वो चीजें हेल्प आउट हो जाती हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम लगा, तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।